हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। तो फिलहाल मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है और जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि पहली बार मैं एक लेजेंडरी ट्रेन में जो कि साउथ की तरफ जाती है उसमें ट्रैवल करने वाला हूँ और वो है ट्रेन नंबर 12622 यानी कि हमारी प्यारी तमिलनाडु एक्सप्रेस। पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है, बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है। तो करीब 9:05 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है और थोड़ी लंबी जर्नी होने वाली है, बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी में करने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए आप रूट मैप देखिए कि हमारी ट्रेन किस किस स्टेशन से गुजरने वाली है और साथ ही साथ एक हल्की झलक आपको दिखाते हैं इस जर्नी की कि इस जर्नी में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्हारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा होते हुए 2182 किलोमीटर का सफ़र तय करके चेन्नई पहुंचेगी। दिल्ली से निकलते ही मगध एक्सप्रेस के साथ खूबसूरत डिपार्चर होगा। मथुरा में 2 ट्रेनों का एक साथ ओवरटेक होगा। सुबह की चाय भोपाल में और कैसे ट्रेन के चपेट में आते आते बचे भाई देखना लाजमी होगा। झुलसती गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराते गुजरेंगे खूबसूरत घाट और नागपुर में बारिश हमारा कुछ ऐसे स्वागत करेगी। टाइम से चलती ट्रेन को लगी किसी की नज़र और रुक गई घंटों यहाँ ट्रेन, जाने क्यों मगर। तो चलिए इन सभी चीज़ों का पता लगाते हैं और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल 9:05 पे अपना डिपार्चर जो है वो नई दिल्ली से हो चुका है। चलो भाई, एक दिक्कत की बात ये है कि ट्रेन में आपको अपना खुद का जो कंबल चादर है वो लेके आना पड़ेगा। फ़िलहाल नहीं मिल रहा है इसमें। और इधर किसी ट्रेन से अपना जो पैरेलल में डिपार्चर है वो हो रहा है। ये मेरे ख्याल से तो ये है ट्रेन नंबर 20802 मगध एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर भी सेम हमारे साथ यानी कि 9:05 पे हुआ है। तो अब कुछ दूरी तक ऐसे ही पैरेलल में ये ट्रेन हमारे साथ चलने वाली है। और आखिरकार ये एक्सेलरेशन देखो आप। और इसके पीछे शायद से सलून कार अटैच था। अब ये मत पूछना कि एलएचबी के साथ आईसीएफ कोच कैसे जुड़ा हुआ है। तो अगर कपलिंग सेम है यानी कि सीबीसी कपलिंग है तो दोनों कोचेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। और अभी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और ट्रेन 130 की रफ्तार में चलती है और इसको भी बहुत ही प्रायोरिटी मिलती है। अरे वाह 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 वाह, कोई तो ट्रेन से बिल्कुल पैरेलल में हमारी एंट्री हुई, पैरेलल में ओवरटेक करके जा रही है। ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई भाई। अब क्या हम इसे पैरेलल में ओवरटेक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पता नहीं वो कौन सी ट्रेन थी, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम इसको ओवरटेक करें। अपने साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया। मैंने सिर्फ ये पीछे वाले कोच को देख के सोचा कि ये शायद कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, पर ये तो भाई मिल्क एक्सप्रेस लग रही है मेरे ख्याल से। शुद्ध दूध जो है वो भी आ रहा है। और बहुत ही छोटी ट्रेन थी ये, सिर्फ 8 से 9 जो मिल्क टैंकर्स थे सिर्फ इसमें अटैच थे। तो भी वक्त था मथुरा स्किप करने का और यहाँ हमें 2 ट्रेनें मिलने वाली हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम दोनों ही ट्रेनों को ओवरटेक करेंगे। तो एक तरफ है कोटा पटना एक्सप्रेस और दूसरी तरफ है कर्नाटका एक्सप्रेस और दोनों को ही हम यहाँ पीछे छोड़ रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी है और लगभग सभी लोग सो चुके हैं और आगरा में हमारा अराइवल भी होने वाला है। तो चलिए पहले वो देखते हैं।
number 11057 Lokmanya Tilak Terminus, Amritsar Express. May I have your attention, please? Train number. चलिए आगरा कैंट तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आगरा का पेठा फेमस होता है, आगरा का ताजमहल है, क्योंकि आप लोग जानते ही वो तो चीज़ें। बाकी यहाँ पहुँचने का जो टाइम था ना वो 11:30 का था, लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 मिनट लेट पहुँची है। आप यहीं रहते हो? हाँ। तो भाई आगरा में ऐसे हम खड़े होकर व्लॉगिंग कर रहे थे और भाई मिल गए। आपका नाम क्या? आशीष भाई मिल गए और पहचान लिया उन्होंने, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सर। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैं कानपुर जा रहा हूँ। कानपुर के लिए कौन सी गाड़ी? वो पटना कोटा ना, अभी पीछे मथुरा में खड़ी थी वो। चलो ठीक है, हैप्पी जर्नी। चलो भाई का एग्ज़ाम है इसलिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है? चलो बाय। चलिए अपने डिपार्चर का टाइम जो है वो हो चुका है। आई नहीं, डिपार्चर भी हो चुका है अब तो। एक चीज़ है कि अगर ये दिन का वक्त होता ना तो आगरा से डिपार्चर के तुरंत बाद हम इंतज़ार करते धौलपुर का, क्योंकि धौलपुर के तुरंत बाद जो है वो चंबल घाटी जो है वो आ जाती है, देख नहीं पाओगे आप। चलिए फ़िलहाल अभी चलते हैं अंदर, रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंच रही होगी। और भोपाल पहुंचने का जो समय है वो करीब 6:50 का, लेकिन हम आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए अब फाइनली सोने चलते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, 12 बजे। दोस्तों वैसे इतने एक्सट्रीम वेदर में ट्रैवल करना बहुत ही कठिन होता है और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। चलिए वो सब तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बात करें अगर बालों की ना, तो अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करना, वहाँ के खान पान ट्राई करना, अलग अलग पानी जो है वो पीना, और साथ ही में इतना एक्सट्रीम वेदर, तो ऐसे में बालों की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और बहुत ही डैमेज होता है बालों को। वैसे पहले मैं अपने बालों की केयर बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब मैं प्रिकॉशन जो है वो लगाऊं ताकि जो मेरे बाल हैं वो और डैमेज ना हो। और फिलहाल अभी मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैन मैटर्स का, जो कि DST ब्लॉकिंग शैम्पू है, और इस शैम्पू को मैं अपने सारे ट्रिप्स में अपने साथ रखता हूँ। मैन मैटर्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू इंडिया का पहला DST ब्लॉकिंग शैम्पू है। इसमें एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जो कि डेवलप किया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट से, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर फॉल को रोकने के लिए। ये शैम्पू आपके स्कैल्प को सिर्फ क्लीन नहीं करता बल्कि उसको नरिश भी करता है बायोटिन और एर्गन ऑयल से। देखिए मेंस में ना एक्सेस DST मेन कारण होता है हेयर फॉल का, और DST को ब्लॉक करना पहला स्टेप होता है हेयर फॉल को प्रिवेंट करने का अर्ली स्टेज में। इस शैम्पू में आपको प्रूवन नेचुरल DST ब्लॉकर्स मिलेंगे, जैसे कि कैफीन और सॉपेल्मेटो, जो कि DST को 10 गुना एफिकेसी के साथ ब्लॉक करते हैं। ये शैम्पू सल्फेट और पैराबेन फ्री है, मतलब आप इसको डेली यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो सभी मेंस इस शैम्पू का यूज कर सकते हैं, चाहे आप हेयर लॉस फेस कर रहे हो या फिर अपने बालों को सिल्की और शाइनी देखना चाहते हो। तो आज ही स्विच करिए मैन मैटर्स के एंटी हेयर फॉल शैम्पू पे, जो कि आपके बालों का ध्यान रखने के लिए एक सिंपल और कन्वीनियंट वे है। और प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड जो है ना वो जरूर से यूज करिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की मैन मैटर्स इंडिया का इकलौता मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग्स, हाइजीन, हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इनके डिजिटल क्लिनिक में आप सर्टिफाइड डॉक्टर से फ्री में ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं। तो फिर जाइए मैन मैटर्स के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को यूज करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन भोपाल पहुंचने वाली थी, और मैं ये सोच रहा था कि काश थोड़ा और पहले हो जाता। वाह, हमारा कोच बिल्कुल सही जगह रुका। पोहे और खमन दोनों ही मिल गए आज। मिल जाएगा, एक प्लेट निकाल दो। सुबह की शुरुआत तो बढ़िया ब्रेकफास्ट से हो रही है। इडली, पोहे, खमन, चाय, सब कुछ है। तो भोपाल पहुंचने का सही समय जो था ना वो था सुबह 6:50 का, पर ट्रेन यहाँ 20 मिनट पहले ही आ गई। नाश्ता भरपूर हमने ले लिया यहाँ से, तो बिल्कुल सुबह की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है। अब इसके बाद से ना इटारसी पहुँचने वाले हम, और इटारसी के पहले खूबसूरत बुधनी घाट जो है ना वो भी देखने को मिलने वाला है। और इन भाई को देखो, उस ट्रेन से सीधा कूद गए और यहाँ ट्रैक पे जाते जाते बचे। और इस लाइन पे भी बड़ी तेज़ गति से ट्रेन आ रही थी। बाल बाल बचे ये।
क्या भी एकदम बाल बाल बचने वाला। अचानक से देखा अपने ट्रेन आ रही सामने से। तो ट्रेन के चलने में अभी बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। चाय वाकई बहुत अच्छी थी और खमन ठीक ठाक था। इडली कुछ खास नहीं थी, पर चाय सच में बहुत ही अच्छी थी। तो फाइनली अब जाके अपना डिपार्चर भोपाल से हो रहा है। और मैंने सोचा था कि रानी कमलापति स्टेशन का स्किप दिखाऊंगा, पर सब कुछ स्किप होने के बाद बस इतना ही कैप्चर कर पाया। और अब धीरे धीरे हम बुधनी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और गर्मियों में एकदम वीरान हो जाता है ये खूबसूरत घाट सेक्शन, पर कम से कम यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सूदिंग है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि बुधनी घाट से आप चाहे कितनी बार भी गुजरो ना, आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप बोर हो रहे हो या फिर आपने बहुत बार देखा हुआ इस रूट को। हर बार कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया फील होता है बुधनी घाट को देख करके। और अब बारी थी नर्मदा नदी को क्रॉस करने की। और नर्मदा रिवर को क्रॉस करते ही इटारसी पहुंचने वाले हैं। और इस रूट पे पहली बार मैं ये WG-12 देख रहा हूँ। आराम से चलती ट्रेन में कैसे चढ़ जाते हैं ये लोग। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पिपरिया होते हुए जबलपुर की तरफ चली जाती है। तो बात करें इटारसी की, तो यहाँ पहुँचने का सही समय था 8:35, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे 8:28 पे आ गई, तो करीब 5-7 मिनट पहले आ गई यहाँ पे। बाकी बात करें इटारसी की ना, तो ये कह सकते हैं हम कि इटारसी बिल्कुल मिड में आता है। और यहाँ से आप हमारे जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, आपको सभी डायरेक्शन के लिए यहाँ से गाड़ियाँ जो है मिल जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत ही स्पेशल है इटारसी के बारे में कि आपको यहाँ से चारों दिशाओं की तरफ ट्रेन जो है वो मिल जाती हैं। एक गौर करने वाली बात ये है कि जब भी मैं इटारसी आया हूँ तो इटारसी के नाम के बारे में कुछ सोचा नहीं मैंने, लेकिन आज कुछ मालूम हुआ कि इटारसी यानी कि ईंट यानी कि ब्रिक्स, आप लोग सभी जानते होंगे। ईंट का मतलब वो हो गया, और रस्सी, सिंपल जो रस्सी होती है वो। तो कहा यह जाता है कि एक ज़माने में यहाँ पे ईंट और जो रस्सी का कारोबार था बहुत ज़्यादा होता था। पता नहीं सच है गलत है, इसीलिए इसका नाम जो है ना वो इटारसी जो है वो रखा हुआ है। बाकी ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में आइडिया नहीं। बाकी जो लोग इटारसी में रहते हो, जिनको इसके बारे में अच्छे से पता है, ज़रूर से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, इटारसी से अपना डिपार्चर हो चुका है और अब इसके बाद से ना सीधा हमारा हॉल्ट नागपुर में होने वाला है। और नागपुर से पहले एक खूबसूरत घाट सेक्शन आता है। और अभी हमने जो बुधनी घाट का हाल देखा ना, वो देख करके उतना अच्छा तो नहीं लगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो इटारसी के बाद का जो घाट सेक्शन आने वाला है, जो नागपुर के पहले का जो घाट सेक्शन है, वो भी उतना खूबसूरत नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं इस लेजेंडरी ट्रेन के बारे में। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस की शुरुआत 1976 में हुआ था और उस वक्त राजधानी से भी इसकी प्रायोरिटी कम नहीं थी। शुरुआत में इसको 130 की रफ्तार में चलाया गया और इसी चक्कर में
कई बार इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जो रेक्स थे ना वो बहुत पुराने थे ICF वाले, और उनमें मॉडिफिकेशन करके स्पीड बढ़ाया गया था। पर ये सब बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। करीब 60 डिरेलमेंट्स के बाद इसकी रफ्तार को कम किया गया और नए आधुनिक LHB रेक्स मिलने के बाद ही इस ट्रेन को 130 की रफ्तार में दौड़ाया गया। पर इसमें कोई शक नहीं कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ट्रैक पर बहुत इज्जत मिलती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि ट्रेन में साफ़ सफाई जो है ना वो मेंटेन रहती है। जाओ जाओ भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और फिलहाल अभी जो है वो हम घोड़ा डोंगरी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ काफ़ी गलत है, इन्होंने कचरा जो है ना वो बाहर फेंक दिया। तुम्हें समझ नहीं आता है कि कचरा इकट्ठा करने का फिर मतलब क्या हुआ, क्योंकि कचरा चाहे अंदर फैलाओ या फिर ट्रैक पे फैलाओ, कचरा तो कचरा ही होता है। उसको प्रॉपर डस्टबिन में अगर फेंक के कहीं बाहर डंप किया जाए, मतलब जहाँ पे सारे कचरे डंप होते हैं, तो फिर एक अच्छा चीज़ हो सकता है। लेकिन आपने ट्रेन से पूरा कचरा इकट्ठा किया और वापस ट्रैक पे फेंक दिया। ये पता नहीं कैसी सफाई होती है। और अब धीरे धीरे हम विदर्भा में आ चुके हैं और इन छोटे छोटे गाँव से गुजरते जल्दी ही नागपुर पहुँचने वाले हैं। पर उससे पहले एक घाट सेक्शन आता है जो कि मॉनसून में बहुत ही अच्छा दिखता है, पर अभी देखते हैं कि इस झुलसती गर्मी में कैसा दिखेगा। तो घाट सेक्शन खत्म होने के बाद बेतुल स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और यहाँ सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस मिल जाती है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑरेंजेस के पेड़ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि नागपुर ही पहुँचने वाले हम। और एक चीज़ हमारी रेलवेज काफ़ी अच्छा कर रही है, वो ये कि ज़्यादा लाइंस जो है ना वो बना रही है। जैसे अभी इस रूट पे मुझे 3 लाइनें दिख रही हैं। एक तो ये लाइन हो गई, एक लाइन जिस पे हम चल रहे हैं, और एक पीछे की तरफ डाउन लाइन है। गर्मी बहुत है लेकिन हवाएं चल रही, जिस कारण से गर्मी भी उतना फील नहीं हो रहा है और लू नहीं चल रही है। सबसे बड़ी बात ये है, हल्की गर्म हवा चल रही है लेकिन इतना चलता है। बस अगर बारिश हो जाए ना तो ये मौसम और भी अच्छा हो जाए, लेकिन ये विदर्भा सेक्शन है, विदर्भा रीजन है, तो बारिश की उम्मीद बहुत ही कम है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने ये सोचा था कि इस ट्रेन में फ़र्स्ट क्लास होगा, मैं आराम से स्नान कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि ये है हाइब्रिड 1 AC, मतलब कि इसमें 2 AC और 1 AC दोनों इसमें, जिस कारण से जो बाथरूम है ना वो नहीं है इसमें, नहाने का जो बाथरूम होता है वो इसमें नहीं है। तो ये दूर से देखने में समझ में आ रहा है कि ये फ़र्स्ट क्लास है। आइए दिखाते हैं आपको। तो ये है ट्रेन का फ़र्स्ट क्लास, लेकिन बहुत छोटा आपको लग रहा होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड कोच है, मतलब इसमें फ़र्स्ट क्लास और सेकंड AC दोनों ही इसमें आपको मिल जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट इसमें। तो ये था फ़र्स्ट क्लास, इतना छोटा सा फ़र्स्ट क्लास, और ये है सेकंड AC। और इसीलिए इन कोचेज़ को हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो यूज़ होती है। तो ये रहा अपना लंच जो हमने ऑर्डर किया था, 80 रुपीज़ का है ये प्लेट। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तो ये है वो लंच जो हमने ऑर्डर किया था। रोटी जो है वो मैदे की लग रही है वैसे तो। सुनने में आता है कि जो साउथ की तरफ गाड़ियाँ आती हैं ना उनमें खाना अच्छा मिलता है।
कर्नाटका एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा खाना मिला था। बाकी इसका देखते हैं। दाल भी खाने लायक, ऐसे ख़राब नहीं बोल सकते इसको। बस हाँ, ये रोटी जो है ये थोड़ी सी मैदे वाली मिली है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो बाहर गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं पावर नैप लेने चला गया, सो गया कुछ देर के लिए। और जैसे ही उठा ना तो हमारी ट्रेन यहाँ आउटर पे रुकी थी। और ये नागपुर का ही आउटर है, क्योंकि नागपुर मेट्रो जो है वो आप देख सकते हो, उसकी लाइन देख सकते हो। और नागपुर में आ चुके हैं, इसलिए नागपुर का फेमस डायमंड क्रॉसिंग भी आपको दिखा देते हैं। ऐसे जब भी अगर नागपुर में आना होता है तो बिना डायमंड क्रॉसिंग देखे जो है ना, नागपुर अच्छा नहीं लगता। सामने आप देख सकते हैं डायमंड क्रॉसिंग, और ये कोई ऐसा वैसा डायमंड क्रॉसिंग नहीं है, ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है, जो कि सिर्फ आपको ऐसा नागपुर में देखने को मिलेगा। हालांकि डायमंड क्रॉसिंग और भी जगह आपको देखने को मिलेंगे, पर इस तरीके का डायमंड क्रॉसिंग जो है ना, डबल डायमंड क्रॉसिंग, वो नागपुर में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ बहुत ही यूनिक है, मतलब गर्मी बहुत है, इसलिए ट्रेन को ठंडा रखने के लिए, यात्रियों को ठंडा रखने के लिए ये जो वर्षा जो है ना ये हो रही है, आर्टिफिशियल वर्षा जो है वो हो रही है। तो ये बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। चलिए, नागपुर पहुंचने का जो सही समय था ना वो था 1:05, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे 12 बजे ही पहुँच गई, यानी कि 5 मिनट पहले ट्रेन यहाँ पहुँची है। तो यहाँ पे हमें नीरज भाई मिल गए। नीरज भाई, कैसे पहचाना? सर आपके सब्सक्राइबर हैं इसमें। सब्सक्राइबर अच्छा, शक्ल पहचानते हो? चलो, अच्छा लगता है जब लोग ऐसे मिलते हैं और आपको प्रेज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मिलकर आपसे। कहाँ, यहीं के हो? बिल्कुल नागपुर का ही। नागपुर के ही हो? जी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी यार, मतलब ट्रेन के आते ही ना हाँ, ये पूरा वाटर का जो पूरा स्प्रे है ना वो मारा जा रहा है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है पूरी बारिश हो रही है, आर्टिफिशियल बारिश। फ़िलहाल मैं बाहर गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि बस कुछ ही देर में चेन्नई नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है ना वो आने वाली है। मज़े की बात ये है कि हमारी ट्रेन भी क्रॉल करते हुए चल रही है, और सामने तमिलनाडु एक्सप्रेस भी बिल्कुल क्रॉल करते हुए आ रही है। तो ये भाई अपना मसाला डोसा, जिसमें सांभर कुछ ऐसा दिया इन्होंने, बिल्कुल तेल जो है ऊपर तैर रहा है, एकदम बड़े बड़े एकदम मोटे मोटे लेयर तेल की जो है वो तैर रहे पूरे। और ये अपनी चटनी जो कि अच्छी लग रही है। सबसे बुरी चीज़ ये है कि उन्होंने स्पून तक नहीं दिया यार कि आप निकालो कुछ खाओ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दे दिया उन्होंने। पैकिंग बहुत ही घटिया थी। फिर नारियल की चटनी है ना वो काफ़ी अच्छी है, बाकी सांभर किसी काम का नहीं है। फिर चलिए इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि बस कुछ ही दिन में पहुँचने वाले हैं सेवाग्राम। और सेवाग्राम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और सेवाग्राम तो पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमें बेंगलोर राजधानी क्रॉस होने वाली थी। बिल्कुल सटीक सोचा था मैंने कि क्रॉसिंग यहीं होगी, और सामने से बेंगलोर राजधानी आ चुकी है। तो ये जो सामने की तरफ आप लाइन देख रहे हैं ना, ये है मुंबई की तरफ जाने वाली लाइन। मतलब ठीक कुछ ही दूरी बाद जो है वो वर्धा स्टेशन आता है, और वर्धा स्टेशन से आगे ट्रेनें जो हैं वो भुसावल होते हुए मुंबई की तरफ निकल जाती हैं। और अब हम देखिए हमारी ट्रेन जो है वो अब टर्न हो रही है साउथ की तरफ,
और मुंबई लाइन को हम यहाँ पे छोड़ते हुए, और सेवाग्राम का कर्व अगर आपको देखना है तो आपको उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पर ये लाइन आपको दिखानी थी, ये मुंबई लाइन, ताकि आप लोग सेवाग्राम को जंक्शन क्यों कहते हैं वो आप समझ जाओ। चलिए अब सेवाग्राम का कर्व जो है वो देखते हैं, जहाँ ट्रेन बहुत ही शार्प कर्व लेती है और साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनें इसी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन खड़ी है गोंडवाना विसारपुर के पास में, और जस्ट कुछ ही दूरी पे चंद्रपुर है। तो करीब 3 बजे ट्रेन यहाँ पे आ चुकी थी, और उसके बाद से ट्रेन यहाँ पे करीब 10 मिनट 15 मिनट खड़ी थी। तो ये सब देखने के बाद मैं एक पावर नैप लेने चला गया, वापस नींद लग गई मुझे, सो गया। और जब मैं उठा तो अभी वक्त हो रहा है 4:40, और अभी भी ट्रेन यहीं पे खड़ी है। और कुछ सूत्रों से ये पता चला है कि कुछ ओएचई में कुछ प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल नहीं पता, पर ट्रेन करीब यहाँ 1.5 घंटे से यहीं पे खड़ी है। बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आते आते ट्रेन जो है वो 1.5 घंटे जो है वो लेट हो गई। और दुख की बात ये है, नहीं कुछ दुख की बात नहीं है, पर हमारी जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो चेन्नई से है, 1 घंटे 1.5 घंटे की मार्जिन पे है। तो अगर ये ट्रेन लेट होती है तो वो ट्रेन तो नहीं मिलने वाली, लेकिन इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि ये ट्रेन बिफोर टाइम पहुँचती है चेन्नई। तो पर अभी ट्रेन यहाँ पे लेट हो चुकी है, तो कुछ भी कहना यहाँ पे सही नहीं होगा। तो जैसे ही मैं आगे जाने वाला था, मुझे ये मधुर आवाज़ सुनाई दी, और ट्रेन फाइनली अब यहाँ से निकल चुकी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे और भी ट्रेनें होंगी जो ठीक इसके पीछे लगी होंगी। तो ट्रेन तो चल दी, पर क्या ट्रेन इस नुकसान को कवर कर पाएगी, और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन जो कि चेन्नई से है वो क्या मुझे मिल पाएगी? अब ये सब चीज़ें मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।